एक फैक्ट्री में जब प्रोडक्शन हो रही होती है, वो प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल यूज करते हैं। उस रॉ मटेरियल के खर्चे को हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, क्योंकि वो कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होगी। जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना रॉ मटेरियल ज्यादा लगाएंगे, और जितनी कम करेंगे उतना रॉ मटेरियल कम लगाएंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो जीरो पे जीरो रहेगी, और जैसे जैसे ये यूनिट्स बढ़ती जाएंगी ये बढ़ती जाएगी। तो ये वेरिएबल कॉस्ट जीरो से शुरू होती है एंड इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ये बातें समझने वाली है। फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो से शुरू नहीं होती, ये जीरो पे भी 100 है। जैसे हमने रेंट पे बिल्डिंग ली है, आप उस बिल्डिंग में कोई भी प्रोडक्शन मत करिए, यानी जीरो प्रोडक्शन है। इस लेवल पर आपकी प्रोडक्शन जो है दैट इज जीरो। आप देखें यहां पर जीरो है, लेकिन फिक्स कॉस्ट फिर भी है, ये फिक्स कॉस्ट तब भी रहेगी। So the cost which does not change with the change in level of production is fixed cost. और अलग बात क्या है फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट में, कि फिक्स कॉस्ट जीरो पे भी जीरो नहीं होती, जबकि वेरिएबल कॉस्ट जीरो पे जीरो होती है। इस बात का एक इम्प्लीकेशन है बेटा, कभी कभी हमें न्यूमेरिकल आता है, उसने बोला हमें यूनिट्स दी 0 1 2 3 4 और इस पे टीसी दे दिया 100 150 200 230 ऐसे हमें दे दिया, बोला टीएफसी निकाल दो और टीवीसी निकाल दो, बस इतना दे दिया। तो बहुत आसान है, क्योंकि हमें ये मालूम है कि जीरो पे जो ये कॉस्ट दिख रही है, देखो टीसी क्या होता है, टीएफसी प्लस टीवीसी, टोटल फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दूं तो इट बिकम्स टोटल कॉस्ट। अब जीरो पे जो बेटे कॉस्ट दिख रही है ना, दैट इज नथिंग बट टीएफसी, और टीएफसी वंस 100 इट इज ऑलवेज 100। हो गया, एक काम हो गया। अब इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो मेरे पास टीवीसी आ जाएगा। 100 माइनस 100 0, 150 माइनस 100 50, 100 130 एंड सो ऑन। ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट आ गया। तो ये इसका इंप्लीकेशन है कि इस बात को ध्यान आप रखें कि जीरो पे जो कॉस्ट होती है वो हमेशा फिक्स कॉस्ट होती है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जीरो पे तो जीरो होती है। अगर आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं आएगी। फिर आया हमारे पास सवाल फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस बता दो। हमने कहा मीनिंग में इट रेफर्स टू द कॉस्ट व्हिच वेरीज डायरेक्टली विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट, इट डज नॉट चेंज। टाइम पीरियड, इट कैन बी चेंज्ड इन शॉर्ट रन, इट कांट बी चेंज्ड इन शॉर्ट रन। एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, अभी वही बात मैं आपसे कर रहा था, अगर जीरो लेवल ऑफ आउटपुट होगा तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगी, मगर फिक्स कॉस्ट फिर भी पॉजिटिव होगी। कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर वेरिएबल कॉस्ट लगती है? वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे, लैंड लेबर मटेरियल एटसेट्रा। लेकिन फिक्स फैक्ट कॉस्ट जो है वो फिक्स फैक्टर्स पे लगती है, जैसे लैंड बिल्डिंग मशीन एटसेट्रा। शेप ऑफ द कर्व, इट इज इनवर्सली एस शेप्ड कर्व। अगर आप टीवीसी की शेप देखेंगे तो ये इनवर्स उल्टा एस की तरह लगता है नहीं, उल्टा एस की तरह लगता है, क्योंकि ये इनिशियली बड़ी फास्ट स्पीड पे बढ़ता है। मैं आपको यहां मार्क करके दिखाऊं, ये जो स्लोप है ना ये बड़ा शार्प है, फिर इसका स्लोप थोड़ा स्लो है, और फिर स्लोप फास्ट है। ये वेरिएबल कॉस्ट का नेचर बिहेवियर ऐसा होता है दैट इनिशियली इट इंक्रीजेस विद अ वेरी हाई कॉस्ट, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा बिजनेस सेटल होने लगता है तो वेरिएबल कॉस्ट फिर उतना ज्यादा नहीं लगता। फिर आप बिजनेस को एक अलग मुकाम पे ले जाते हैं और आगे बढ़ाते हैं अपनी प्रोडक्शन को, देन इट इंक्रीजेस एट अ फास्ट स्पीड, इनिशियली फास्ट स्पीड, देन स्लो एंड देन फास्ट। तो ये वेरिएबल कॉस्ट जो है इट इज इनवर्सली एस शेप्ड कर्व, व्हेयरएज फिक्स कॉस्ट इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देन एग्जांपल्स, वेजेस, लेबर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, और इसमें रेंट ऑफ द बिल्डिंग एटसेट्रा। हाँ जी बोलो सर। जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हमें न्यू बिल्डिंग चाहिए तो फिक्स कॉस्ट तो बढ़ जाएगा। बढ़ेगा, लेकिन वो शॉर्ट रन में नहीं बढ़ेगा, वो लॉन्ग रन में बढ़ेगा। शॉर्ट रन में कोई चेंज नहीं आएगा उसमें। आप प्रोडक्शन के साथ नहीं बढ़ा रहे हैं, आप लेवल ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रहे हैं, जो आप बढ़ाना चाह रहे हैं उसको स्केल ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। मैंने कहा जो कॉस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती। ये बात भी आप लोग जरा दोनों सभी सुन लो बेटा, लेवल ऑफ प्रोडक्शन और स्केल ऑफ प्रोडक्शन में क्या फर्क होता है। बेटा हमारे घर में हम एक ये मशीन यूज करते हैं, बहुत सारी मशीनें तो हमें नहीं पता, तो लेकिन ये मशीन पता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, व्हाट इज दिस कॉल्ड? भारती, व्हाट इज दिस कॉल्ड? भारती, व्हाट इज दिस कॉल्ड? भारती नॉट इन द क्लास। मनीषा, व्हाट इज दिस कॉल्ड? सर मिक्सर। मिक्सर। ये जो मिक्सर होता है
ये मिक्सर की एक कैपेसिटी होती है, मिक्सर की कैपेसिटी है लेट्स से 3 लीटर। मिक्सर की कैपेसिटी कितनी है? 3 लीटर की कैपेसिटी है। अगर मैं 3 लीटर के अंदर अंदर प्रोडक्शन कर रहा हूं, मैं हो सकता है 1 लीटर पे प्रोडक्शन कर रहा हूं, हो सकता है 2 पे कर रहा हूं, लेकिन जो इसके अंदर अंदर कर रहा हूं दैट इज लेवल ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन मुझे 3 से 5 करना है, 6 करना है, तो मुझे एक मिक्सर और चाहिए। विजय आराम से बेटा, वो एक मिक्सर और चाहिए। तो ये जो मैं चेंज कर रहा हूं, जो बिल्डिंग चेंज करने की आपने बात करी, दिस इज कॉल्ड स्केल ऑफ प्रोडक्शन। स्केल ऑफ प्रोडक्शन से तो सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, बट लेवल ऑफ प्रोडक्शन में वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती। ठीक है, आपको आंसर मिला बेटा अपना? यस सर। सर ये हम शॉर्ट रन पढ़ रहे हैं। टोटल कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ दूं तो इसे हम कहते हैं टोटल कॉस्ट। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ये टोटल फिक्स कॉस्ट है, और टोटल कॉस्ट ऊपर से शुरू होगा जहां से फिक्स कॉस्ट शुरू होगी। कोई मुझे बताएगा कि ये टोटल फिक्स कॉस्ट से क्यों शुरू हो रही है? 0 पे 100 होती है। नहीं 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 नहीं, मैं अपने टोटल कॉस्ट को यहां से क्यों शुरू कर रहा हूं? वाई नॉट हियर, वाई नॉट हियर, और वाई नॉट 0? Why am I starting my total cost from where TFC is starting? A very simple question. Why can't I start my total cost from here? Why can't I start my total cost here? I'm starting particularly from this point where TFC is starting. Yes, please. क्योंकि सर 0 प्रोडक्शन एक करके बोलो यार, दोनों मत बोलो। शिव पहले आप बोलो। सर फिक्स कॉस्ट जुड़ा हुआ ना इसमें, इसीलिए। कंप्लीट आंसर नहीं है। ओके मिर्जा, 0 लेवल प्रोडक्शन पे फिक्स कॉस्ट तो रहेगी, इसलिए चाबी भी कंप्लीट नहीं है। देखिए फिक्स वेरिएबल कॉस्ट, प्लस फिक्स्ड है इसलिए। हाँ थोड़ा और एलैबोरेट करो कनिष्का। देखो यहाँ पर आप जो तीनों बच्चे बोल रहे हो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मैं उसको एलैबोरेट कर देता हूँ। अगर मैं TFC प्लस TVC करूंगा तो 10 20 स्टार्टिंग पॉइंट। देखो स्टार्टिंग पॉइंट का ही झगड़ा है, जो झगड़ा मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां से या यहां से क्यों नहीं शुरू हो सकता। स्टार्टिंग पॉइंट अगर मैं 0 की बात करूं तो 0 पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज 0 होगी ही होगी, ये ऊपर नीचे हो ही नहीं सकती। 0 लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 ही होगी। तो 0 लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर टोटल कॉस्ट को जो चलाएगा वो सिर्फ टोटल फिक्स कॉस्ट चलाएगा और किसी का से ही नहीं है। देखो टोटल कॉस्ट को बनाने में 2 चीजों का से है, एक TFC और एक TVC। मगर 0 लेवल ऑफ प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो 0 लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर इन दोनों का से नहीं है, बिकॉज TVC उस वक्त 0 होगी। तो किसकी चलेगी? TFC की। सो TC विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर TFC स्टार्ट्स एट 0 लेवल ऑफ प्रोडक्शन। गॉट इट? एम आई क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन TC, TVC एंड TFC, इन तीनों का रिलेशनशिप। अच्छा पहले थोड़ी थोड़ी ये बातें समझ लें। एवरेज फिक्स कॉस्ट किसको कहते हैं बेटा? एवरेज किसको कहते हैं? कोई आप में से बताएगा एवरेज वर्ड का मतलब क्या होता है? ऐसा नंबर जो सारी डेटा को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और कोई? अगर मैं आपसे कहूं कि आपके मैथ्स में कितने मार्क्स हैं, आपने इतना कहा, आपने अकाउंट्स में कितने इतने कहा, BST में कितने इतने, आपसे कहूं एवरेज मार्क्स कितने हैं, तो आप क्या करते हो? सबको प्लस करके इतने नंबर से डिवाइड कर देते हैं। यहां पर भी वही करेंगे। अगर मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट जो है 2 यूनिट पर 10 रुपए है, तो ऑन एन एवरेज 1 यूनिट के लिए कितनी होगी? 10 डिवाइड बाय 2 5। ठीक है, फिर 3 यूनिट पर अगर 10 है तो 1 यूनिट की ऑन एन एवरेज हुई 3.33 एंड सो ऑन। मैं एवरेज निकालता रहूंगा, दिस विल बिकम एवरेज फिक्स कॉस्ट। ये मैंने इसलिए समझाया क्योंकि आगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आएगी, एवरेज टोटल कॉस्ट आएगी, सब में करना यही है। जो कॉस्ट दी है उसको नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से केवल आप डिवाइड कर दीजिए, आपके पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ यूनिट्स। एवरेज टोटल कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, बस यही करना है, आप निकालते रहिए एवरेज। इस एवरेज फिक्स कॉस्ट के बारे में जो चीज समझनी है वो जरा उस पर तवज्जो दीजिए एक बार। मैंने पहले इंफिनिटी, फिर 10, फिर 5, 3.3, मैं इसी को दोबारा लिख रहा हूं फेयर करके, और फिर 2। यहां पे एक डिफरेंस देखिए, ये तो बहुत लार्ज डिफरेंस हुआ। अगर मैं डैश इंफिनिटी से 10 पे आ गया हूं, ये कितना डिफरेंस हुआ 5, ये कितना डिफरेंस हुआ 1.67, ये कितना डिफरेंस हुआ 0.8 समथिंग, ये कितना हुआ 0.5। ठीक है जी, आप एक बात नोटिस करो मेरे साथ साथ कि डिफरेंस पहले 5 से AFC 5 से गिरी, फिर 1.67 से गिरी, फिर 0.8 और फिर 0.5, यानी घटने का रेट जो है वो कम होता चला जा रहा है, घट रही है एवरेज फिक्स कॉस्ट, मगर पहले बहुत शार्प गिर रही है, बिल्कुल इंफिनिटी से 5 पे आ गई, फिर 1.6 पे आ गई, गिरी तब भी यहां से यहां भी गिरी है, मगर पहले 5 पॉइंट से गिरी थी, अब सिर्फ 1.6 से गिरी है, फिर यहां से यहां भी गिरी है लेकिन 0.8 से गिरी है। सो एवरेज फिक्स कॉस्ट पहले बहुत शार्प गिरती है, गिरती रहती है, गिरती रहती है, लेकिन इसकी गिरने की दर धीरे 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 खत्म हो जाती है, मगर जीरो कभी नहीं होती। ठीक है, ऐसा होता क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि AFC होती है TFC अपॉन N। बेटा न्यूमरेटर तो आपका कांस्टेंट है, लेकिन डिनोमिनेटर को आप बढ़ाते चले जा रहे हो। न्यूमरेटर आपका 10 ही है, मगर डिनोमिनेटर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आप बढ़ाते ही चले जा रहे हो। अब जब आप ऐसा करते चले जाओगे तो आपका जो ये आना चाहिए आंसर वो कम होता चला जा रहा है। इस शेप को, एवरेज फिक्स कॉस्ट की शेप को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, which first falls at a very great speed, then falls at a lesser speed, then it becomes almost a constant, never becomes zero. This is rectangular hyperbola shape. Is that okay? Got it? जिसका भी एवरेज निकालना है क्या करो, उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करो। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लिए क्या करोगे? यही करोगे, इसको आप नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दीजिए। नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करिएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, एक यूनिट बनाने की ऑन एन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो वही हम इसमें करने जा रहे हैं। इट रेफर्स टू द यूनिट्स per unit variable cost of production. In other words, variable cost incurred to produce 1 unit on an average. It is calculated by dividing total variable cost by number of units. So AVC is TVC upon N. ये डायग्राम इसका देखिए बेटा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो डायग्राम है, इट फर्स्ट स्लोप्स डाउनवर्ड, ये पहले नीचे की तरफ जाता है, इट गोज लाइक दिस, becomes almost constant and then it increases. ऐसा होता क्यों है? आपने अगर प्रोडक्शन में कभी एक लॉ पढ़ा हो, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर कहता है कि जब भी आप किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में इनपुट इंट्रोड्यूस करते हैं तो इनिशियली तो वो इनपुट आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स होते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न्स माने आप इनपुट कम डालते हो और आउटपुट ज्यादा आता है। ये कुछ ऐसा हुआ कि इनपुट आपने कुछ 10% बढ़ाया, लेकिन आउटपुट आपका 18% बढ़ गया। इसको कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न। जितना हमने इनपुट डाला, आउटपुट इंक्रीज होकर वापस आया। ठीक है। दूसरी स्टेज होती है कांस्टेंट रिटर्न्स। कांस्टेंट रिटर्न्स का मतलब है इनपुट 10% डालिए, आउटपुट 10% आएगा, कि आप जितना इनपुट डाल रहे हैं उतना आउटपुट आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। जैसे कंप्यूटर्स में एक भाषा बोली जाती है गीगो। गीगो माने GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप कंप्यूटर में कूड़ा डालोगे ना
तो बदले में कूड़ा ही वापस आएगा, और कुछ अच्छा डालोगे तो अच्छा वापस आएगा। कई बार हमारे कंप्यूटर्स जो हैं, हम कुछ अच्छा टाइप कर रहे हैं, अच्छा इनपुट डाल रहे हैं, वो अच्छा रिजल्ट आ रहा है सामने से, और खूबसूरत उसकी ग्राफ्स और डायग्राम्स बना के हमें दे देता है। हम पाई चार्ट का डेटा डालें, वो खूबसूरत पाई चार्ट बना के दे देता है, हाँ या नहीं? लेकिन कभी कभी हम ऐसी वेबसाइट्स डालते हैं जिनका नाम मैं यहाँ नहीं ले सकता, जो आप लोग डालते हैं, जो फटाफट आप घर वाले आते हैं फिर फटाफट बैक करते हो, ऐसी वेबसाइट्स जो आप वहां पर यूआरएल डालते हैं, वो यूआरएल जब वैसी वेबसाइट डालेंगे तो फिर वो आउटपुट भी वैसे ही आएगा। वो कई बार हैंग भी कर देती है, करती है ना मिर्जा साहब? सो अब गार्बेज इन गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप कूड़ा डालेंगे, कूड़ा वापस आएगा। तो कांस्टेंट रिटर्न्स में आप इनपुट जितना डालेंगे आउटपुट उतना आएगा। और थर्ड होता है डिक्रीजिंग रिटर्न्स। जब आप वैसी वाली वेबसाइट्स खोलते हैं तो आप इनपुट डालते हैं 10% और आउटपुट आता है 6%। ये 3 स्टेजेस मैंने बताई, एक नेगेटिव रिटर्न। इनिशियली क्या होता है? इंक्रीजिंग रिटर्न अप्लाई होता है। इनिशियली क्या अप्लाई होता है? इंक्रीजिंग रिटर्न। तो जब इंक्रीजिंग रिटर्न अप्लाई होता है तो कॉस्ट डिक्रीजिंग होती है उस वक्त। रिटर्न जब इंक्रीजिंग होते हैं कि आप इनपुट कम डाल रहे हैं और आउटपुट ज्यादा आ रहे हैं, ऐसे वक्त में आपकी कॉस्ट डिक्रीजिंग होती है। कांस्टेंट रिटर्न में आपकी कॉस्ट कांस्टेंट होती है, फिर डिक्रीजिंग रिटर्न में आपकी कॉस्ट बढ़ने लगती है। ऐसी सिचुएशन जहां आपकी कॉस्ट एक बार घट रही है, कांस्टेंट है, फिर बढ़ रही है, इसको हम क्या कहते हैं? यू शेप्ड कर्व। सो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज अ यू शेप्ड कर्व। Why? Because of application of law of returns to a factor या फिर law of variable proportions, जिसकी वजह से हमारा cost first decreases because of application of increasing returns, then it becomes constant because of constant returns, and then it increases because of decreasing returns. So इसलिए इसको U shaped कहते हैं। सर वहां पे U shaped कैसे बनेगा? हम schedule कुछ बना देंगे और U shaped नहीं बनेगा, फिर क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी। उसके लिए एक तरीका है। ये एक स्केड्यूल तो चलो इसके हिसाब से बना है, मैं आपके लिए एक स्केड्यूल बनाने में हेल्प करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो आपको स्केड्यूल आना नहीं है, जस्ट टू मेक द कॉन्सेप्ट मोर क्लियरर। 1 2 3 4 5 0 नहीं लेते हैं हम। टीवीसी और एवीसी। एवीसी कैसे आया है? टीवीसी अपॉन एन कर। मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले एवीसी लिख लो। लेट्स से पहले लिखा 10, फिर आप इसको घटाओ क्योंकि एवीसी घटाना है, 8, और घटा के इसको 6 पर ले आया, मैं 5 पे ले आया, और 5 ही रखा क्योंकि कांस्टेंट रखना था। फिर मैं इसको बढ़ा के ले गया 5 के बाद, फिर मैंने इसको कर दिया लेट्स से 12 15। अब मैंने क्या किया? एवीसी अपने हिसाब से ले ली। एवीसी को पहले घटाया और फिर बढ़ा लिया। अब इसके हिसाब से टीवीसी निकाल। 10 into 1 10, 8 into 2 16, 5 into 3 15, 20, 60 and 90। ये मेरा टीवीसी जैसा मर्जी आए, मुझे क्या लेना? उसको क्या पता पहले मैंने ये बनाया कि मैंने ये बनाया? समझ गए बात को? सो वी कैन मेक यू शेप्ड टीवीसी एनी टाइम। हम अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं। देन एवीसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज टोटल कॉस्ट। बेटा जैसे टोटल कॉस्ट इज अ सम टोटल ऑफ टोटल वेरिएबल एंड टोटल फिक्स्ड, इसी तरह एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज अ सम टोटल ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। 10 plus 6 16, 5 plus 5 10, 3.3 plus 4 7.7, 2.5 plus 4 6.5, 2 plus 6 8, 1.6 plus 7 8.6। ये हमारा क्या हो रहा है? हम एवरेज कॉस्ट निकाल रहे हैं। अच्छा एक बात आपको बताऊं, एवरेज कॉस्ट भी आपका यू शेप्ड होता है। एवरेज कॉस्ट यू शेप्ड होता है, उसके 2 रीजन आप बता सकते हैं। एक तो वही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसमें आप बताएंगे कि पहले इंक्रीजिंग रिटर्न अप्लाई होता है तो ये कॉस्ट डिक्रीजिंग होती है, कांस्टेंट रिटर्न अप्लाई होता है तो ये कांस्टेंट होती है, और फिर बढ़ जाती है। एक कारण कुछ किताबों में मैंने और देखा है कि वाई एवरेज कॉस्ट इज यू शेप्ड इन शॉर्ट टर्म। उसका कारण कुछ इस तरह से इन्होंने समझाया, ये एएफसी, ये एवीसी और ये एसी, एसी एवीसी। अब इन्होंने क्या समझाया इसमें कि एवरेज हमारा ये जो फिक्स कॉस्ट है
जो एवरेज कॉस्ट है, ये यू शेप इसलिए है, देखो एवरेज कॉस्ट को बनाने वाले दो लोग, एएफसी और एवीसी, एम आई राइट? इन दोनों को मिलाकर क्या बना है? एसी। यानी कि एएफसी और एवीसी माँ बाप है एसी के, एसी को जन्म देने वाले ये दोनों हैं। यानी इसकी शेप जो है इन दोनों की शेप पे डिपेंड करेगी। हमने कहा इनिशियली एएफसी और एवीसी दोनों गिरते हैं, तो एसी भी गिरता है। जब माँ बाप ही गिरे हुए होंगे तो बच्चे तो गिरे हुए ही निकलेंगे ना बेटा, हाँ या नहीं? तो ये जैसे एवीसी और एएफसी दोनों गिर रहे हैं तो एसी भी गिर रहा है। फिर हमने कहा ये यहाँ पर ये धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया, ये गिर ज्यादा नहीं रहा है, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया, तो एसी भी हमारा यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। फिर एक हद आती है जब एएफसी का कोई सिग्निफिकेंस रहता नहीं, एएफसी शांत हो जाता है, बिल्कुल शांत है, एएफसी की कोई आवाज नहीं आ रही। किसकी आवाज आ रही है? एवीसी की। तो एसी किसको फॉलो करेगा? एवीसी को। तो हम इनके बेसिस पे भी एसी की यू शेप समझा सकते हैं, और हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बेसिस पे भी एसी की यू शेप समझा सकते हैं। दोनों तरीके से ये संभावना है, दोनों तरीके से हम समझा सकते हैं। इज दैट ओके? यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है?